अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे ज़मा जनान नॉवल की एपिसोड नंबर 22, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गाजी मेहमानों वगैरह को छोड़ने और बच्चों को लेने जा चुका था। शामिल सोफे पर निडाहाल सा सर पीछे की जानिब फेंक कर बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर ज़बाने भर की थकन के आसार नुमायां थे। साहब, बाहर कोई मिलने आया है। वो सीधा होकर बैठा। कौन? पता नहीं जी, वो छोटी बेगम से मिलने कोई 2-3 औरतें आई हैं। चौकीदार ने इसे बताया था। ठीक है, इसकी कोई सहेलियां होंगी। यहाँ ले आओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ और कमरे में जाकर लॉक लगा लिया। वो किसी का सामना नहीं करना चाह रहा था। बहुत अजीब शादी थी, जिसे ना लव मैरिज कहा जा सकता था, ना अरेंज। बीबी जी, आपसे कोई मिलने आया है। वो कब से कमरे में बंद थी। मुलाज़िमा की आवाज़ पर वो चौंकी। इसके वापस आने की इत्तला भला किसको थी? कौन आया है? इसने आंसू पोंछते हुए सवाल किया। पता नहीं जी, आप खुद आकर देख लें। इसका दिल नहीं चाह रहा था, मगर अब जब वो घर में आ चुकी थी तो मेहमानों को वापस भेजना मुनासिब नहीं था। वो उठी और वॉशरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आई। लाउंज में सन्नाटा सा था। किसी के बोलने की आवाज़ ना पाकर वो वहीं आ गई। इसके कदम मंजमंद हुए। अम्मी! आंसू जिनको वो छुपा रही थी बह निकले। वो इसको देखकर खड़ी हो गई। वो बेयकीन थी, बिल्कुल जैसे वो थी। इसे आसपास के मनासिर भूल गए। अम्मी! वो भागकर इनसे लिपट गई। वो भूल गई कि वो बच्ची नहीं है, बस फूट फूट कर रो दी। अम्मी, मेरी बच्ची दमला, ओह मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा। मेरी बच्ची। वो भी खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। इसे बार बार दीवानावर चूमते हुए वो इतने सालों की दूरी का शायद अजाला करने की कोशिश कर रही थी। अम्मी। वो भी इनके हाथों पर और चेहरे पर वालहाना प्यार कर रही थी। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, माँ का एक बार नहीं सोचा? मैंने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए, फिर दिल की तसल्ली के लिए मान लिया कि तुम। वो आगे से बोल ही ना सकी। अपनी माँ के गले लगकर इसने इन सब सालों का दिल का गुबार निकाला था। मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा। काफ़ी देर दोनों माँ बेटी रोती और रुलाती रही थी। जब वो हार कर बैठ गई तो इसने इनकी गोद में सर रख दिया था। वो सालों की थकन दूर करना चाहती थी जो इस ज़माने ने इसे दी थी। मेरी जान। इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो इसे बार बार प्यार कर रही थी। इनके साथ अरीज और आयशा भी थी, इसे नज़र ही नहीं आई थी। इसे बस अपनी माँ चाहिए थी, जिनके आंचल को वो कितने सालों से तरस रही थी। आपी, शर्मिंदा से लहजे में इसने आवाज़ दी तो दमला ने सर उठाकर इसे देखा। उजड़ी हुई सी हालत, कमज़ोर चेहरा और अपनी उम्र से बड़ी नजर आने वाली। वो इसकी बहन तो हो ही नहीं सकती थी। ये कौन है? इसको जब इसके कारदार अल्फाज याद आए तो वो बर्दाश्त न कर सकी और खड़ी हो गई। बेटा, आशी है तुम्हारी बहन। वो आंसू साफ करके हंसी। बहन? कौन बहन? मेरी कोई बहन नहीं, बस एक भाई है। उन्होंने ताज्जुब से इसे देखा। मेरा एक ही भाई है, जिसका नाम गाजियान आलिम खान है। ओह, कैसी हो अरीज? वो इसके गले मिली। कैसी जा रही है जिंदगी? इसने आशी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। आप ही मुझसे तो बात। ये आपके साथ आई हैं अम्मी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे आप हैं कौन? वो लाजवाब और शर्मिंदा से होकर चुप हो गई। वो जानती थी जो तकलीफ इसने अपनी बहन को पहुंचाई थी वो नाकाबिले मुआफ़ी है। मामा। शोर मचाते कहकों की आवाज़ें इनके कानों तक पहुंची तो सब इनकी जानिब मुतवज्जा हुए। मामा। पहले मीरा आकर इससे लिपट गया, फिर यलमाज। तुम दोनों ने आज बहुत सताया, देखना आज मैं क्या कहता हूँ। गाजियान इनको देखकर यकदम चुप सा हुआ। ओह, अस्सलाम वालेकुम चची। वालेकुम अस्सलाम। इनकी नज़र बच्चों पर थी। चच्चू ने आज हमें बहुत तंग किया, मीर ने कहा तो दमला मुश्किल मुस्कुरा सकी। बाबा कहाँ हैं? दमला ने कमरे की जानिब इशारा कर दिया। वह भागने लगे तो इसने दोनों को रोका। रुको बेटा, इनसे तो मिल लो। वो रुक गए। अम्मी, ये आपके नवासे, ये मीर है और ये यलमा। सलाम करो नानों को। उन्होंने बेयकीन सी खुशी में मुंह पर हाथ रखा और रो दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम नानो। दोनों इनसे लिपट गए। आयशा और अरीश दोनों की आंखों से इसने आंसू बहते देखे, मगर वो जानती थी दोनों में से किसकी आंखों के आंसू नदामत के थे और किसके खुशी के। मेरे बच्चे, नानो कुर्बान। दमला अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकती तुम सब ठीक हो। इन्हें प्यार करते हुए वो रोती जा रही थी। नानो, क्या होता है? मीर ने सवाल किया था। नानो मतलब मामा की मामा। मेरी जान, मेरे बच्चे। उन्होंने इन्हें अपने हसार में लिया और खुद में भेज लिया। न जाने इनके जिगर के वो टुकड़े कहाँ कहाँ धक्के खाकर यहाँ पहुँचे थे।
इन्हें अपनी बेटी की तकलीफ अजियत पहुंचा रही थी। जब वो दोनों इस दुनिया में आए होंगे तो इसके साथ नहीं थी। जब वो बीमार होते होंगे वो इनको अकेली संभालती होगी। इन्हें इतने साल वो अकेली पालती रही, ये एहसास इनकी जान निकाल रहा था। अरीज दोनों के पास घुटनों के बल बैठी और इनको बारी बारी प्यार किया। मामा, ये कौन है? ये खाला है, अरीज खाला। मामा की बहन को खाला बोलते हैं। इसने इनको गले लगाकर प्यार किया। और ये वाली लेडी कौन है? अरीज से अलग होते हुए उन्होंने आयशा से मुतालिक इस्तफसार किया था। इसकी मुस्कुराहट सिमटी। कोई भी नहीं। गाजी भाई, खाने में क्या बनाऊं? इसने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस मैं निकलने वाला था, तुम दोनों को संभाल लेना। चचू मत जाए ना। बच्चे अब भागकर इससे लिपट गए। चचू नहीं ना। हैकल जैकल, मैं दोबारा आऊंगा अपने बच्चों के पास, ठीक है? अभी जाकर बाबा के साथ खेलो। अब वो आपके साथ ही रहा करेंगे। वो चहक उठे। क्या सच्ची चचू? वो रात को वापस नहीं जाएंगे? हाँ, आपके पास रहेंगे सच्ची। इनको प्यार करते हुए इनसे अलविदाई प्यार लिया। मैं बाबा से पूछता हूँ। मेरे इस कमरे की जानी बढ़ गया जहाँ दमला ने इशारा किया था। आई विल मिस यू, ये अलमास ने मासूमियत से कहा तो गाजियान ने इसे उठा लिया। चचू भी आपको बहुत मिस करेंगे मेरी जान। इसके गाल पर प्यार देते हुए वो दमला तक आया। सबका ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद और खुश रखे। इसके सर पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा भी न सकी। यलमास को इससे उठाते हुए इसने भी इसे अलविदा कहा। अम्मी अल्लाह का शुक्र अदा करके नहीं थक रही थी कि ना सिर्फ वो बल्कि इसके बच्चे भी ठीक थे और अपने ही घर पर थे, अपने बाप के घर पर थे। तुम यहाँ कैसे पहुंची बेटा? तुम्हारे ससुराल वालों ने तो कहा था कि तुम इनके साथ नहीं रहती। इसे प्यार करते हुए अम्मी ने इसके आंसू साफ किए। अम्मी, इनके हाथ थामकर इसने इन्हें चूमा और तसल्ली से बैठने का कहा। अपने दुख सुनाकर वो इन्हें अभी परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सब कुछ बताती हूँ। बैठे, पानी वगैरह मंगवाती हूँ। आप यहाँ पहुँची कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैंने कराची में तुम्हारा पीछा किया था मगर इतने दिन वहाँ तुम्हारा सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो सकी। जब कुछ दिन बाद वहाँ गई तो पता चला तुम लाहौर आ चुकी हो। वहाँ मुझे शमसा मिली थी। इसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि तुम लाहौर में हो। बस कराची से वापस आकर मैंने फूफो को साथ लिया और किस्मत आजमाने यहीं आ गई कि शायद तुम यहाँ ही मिल जाओ। उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखो मुआवजा हो गया। अरीज ने नम आंखों से सारी रोदात सुनाई। अच्छा किया। मरवतन मुख्तसर सा जवाब देते हुए वो अम्मी के साथ बैठ गई तो यलमाज इसकी गोद में सर रखकर सोफे पर लेट गया। दमला की ठंडी छाँव अम्मी थी और वो अपने बच्चों का सुकून थी। क्या हुआ? मेरा मीरू थक गया। उफ मामा, इसने सर पीट लिया। मीरू नहीं, अब तो हेयर कट भी दूसरा है। वो हंसी। पता है मुझे कि ये बाबा का लाडला मीरू नहीं बल्कि ये तो मामा का छोटा सा बिल्ला माजी है ना? इसे गुदगुदी करते हुए वो इसे प्यार करने लगी। इसकी खिलखिलाहटें हर तरफ गूंज रही थी। अम्मी खुशी के आंसू लिए दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर के इसकी नज़र उतार रही थी। इसने बहुत तकलीफ़ें उठाई थी। इनका ये सोचकर ही दिल दहल जाता था कि इसे मज़ीद कुछ सहना पड़े। आयशा थोड़े फासले पर खड़ी हसरत से ये मंजर देख रही थी, जैसे बच्चा अपने पसंदीदा खिलौनों को देखता है, जैसे जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। दमना के पास तो वो नेमत थी जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दी गई थी। शायद ये इसकी सज़ा थी क्योंकि इसने दमला से ये नेमत छीनने की कोशिश की थी। इसका दिल चाहा वो शर्मिंदगी से हकीकतन ज़मीन में गिर जाए। इन मासूम बच्चों को इसने मारने की ताकीद की थी। सगी खाला जिसने इनकी नाज उठाने थी, इसी ने प्यारे से इन मासूम बच्चों को दुनिया में आने से पहले ख़त्म करना चाहा, जब वो यतीम हो चुके थे, जब इनका बाप इस दुनिया में नहीं रहा था। मामा, मासी देखो, बाबा कह रहे हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे। मीर की आवाज़ पर उन्होंने इसी सिमत देखा तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मीर जिसका हाथ हमें वहां दाखिल हुआ था वो चेहरा इनको चुका देने के लिए काफ़ी था। ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बिखरे से रफ हुलिये में हमाल को 6 साल बाद यूँ अपने सामने सही सलामत देखकर इन्हें अपनी बसारत पर धोखा होने लगा। हमाइल, अम्मी के साथ साथ अरीच भी खड़ी हुई थी। आप साइका चची है ना? 12 साल के बाद इनको पहचानना इसे थोड़ा मुश्किल सा लगा था। अस्सलाम वालेकुम चची, कैसी हैं आप? वो मुस्कुराकर बोला था। इनकी आंखों में बेयकीनी के तासुरात थे। उन्होंने दमला की जानिब सवालिया निगाहों से देखा क्योंकि यूं अचानक इसके सामने आ जाने से वो कंफ्यूज हो गई थी। हमाइल भाई, बाबा, देखें नानो, मामा की मामा और वो खाला, मामा की सिस्टर। वो मरवतन मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इसके चेहरे पर शनासाई की कोई रमक नहीं थी। वो सिर्फ इसकी अम्मी को पहचानता था।
12 साल के बाद आयशा को देखकर वो पहचान नहीं पाया था। अरीज तो इसके लिए बिल्कुल ही अजनबी थी। अम्मी ये, इसने गहरा सांस लिया। माजी मीरू, आप जाकर सारा घर देखो, बड़ों को कुछ बात करनी है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वहां से भाग गए। अम्मी ये हमाइल नहीं शामिल है। वो कुछ देर रुकी, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे कि क्या बोले। आपका दामाद, इसने इन पर एक और धमाका किया था। कुछ देर खामोशी छा गई, कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं था। नजरें झुकाए इसने आहिस्ता आहिस्ता हर बात बता दी। मुस्कान की साजिश जिसने इसे ससुराल में भी नहीं रहने दिया था, यलमाज का अगवा और वापस मिलना, और अब शामिल से निकाह। अम्मी सोफे पर ढह सी गईं। इनकी लाडली बेटी ने ना जाने कौन कौन से दुख खुद पार किए थे, वो इसके साथ नहीं थी जब इसे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी जान, मेरी बच्ची, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। अम्मी के हाथ चूमते हुए वो इनको तसल्ली देने की नाकाम कोशिश करने लगी। शामिल ने इन्हें हौसला देने की खातिर पानी लाकर दिया, मगर वो संभल ही नहीं रही थी। मेरी बेटियों के नसीब, वो इनके सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, इनका चेहरा हाथों में लिए वो इन्हें प्यार करते हुए तसल्ली दे रही थी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त गुजर गया है। वो मेरे हिस्से की आजमाइशें थी जो अब दूर हो चुकी हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो इतने साल अपनी बेटी के लिए तड़पती रही, और इनकी बेटी अपनी औलाद के लिए तड़पती रही। चची, मैं आपसे वादा करता हूँ, इन तीनों का अब कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। शामिल ने आहिस्ता से कहा। आप इनकी जानिब से बेफिक्र रहें, मैं इनका ख्याल रखने के लिए मौजूद हूँ। वो दोनों हमाल के नहीं, अब मेरे बच्चे हैं। आयशा साकित नज़रों से इसे देखती जा रही थी। गमला के साथ जो कुछ भी मेरे घर वालों ने किया, इसके लिए मैं पैर पकड़कर मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अरीज तो बहन के कारनामे सुनकर जैसे पत्थर की हो गई थी। अभी इनको ये मालूम नहीं था कि इसने ये सब रकाबत में किया था। हमाइल पर नज़र होने वाली बात दमला ने नहीं बताई थी। अरीज और वो सब पहले यही जानते थे कि मुस्कान ने बस अबरार को भड़काकर इसे घर से निकलवा दिया है। इस कदर जुल्म की तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था। ये सब इसकी गेम थी। सारम से राब्ता, वो सारा ड्रामा, इसे ससुराल से भी निकलवा देना, सब कुछ मुस्कान का मंसूबा था। अरीज को यकीन नहीं आ रहा था कि इसके साथ ही पलने बढ़ने वाली वो बहन इस कदर जालिम भी हो सकती है। अम्मी की तबीयत काफ़ी देर के बाद संभली थी। वो इसे खुद से अलग ही नहीं कर पा रही थी। इनका बस चलता तो इसके सारे दुख, सारी परेशानियां खुद पर ले लेती। वो भी इनकी गोद में सर रखे आंखें मूंद गई थी। सदियों की थकावट इसे जैसे दूर होती हुई महसूस हो रही थी। वो बच्चों की तरह इसके सर में उंगलियां चला रही थी, जैसे वो मीर और मांस के सर में प्यार से क्या करती थी। वो आज भी इनके लिए वही छोटी बच्ची थी जिसकी आंखों में आंसू तक बर्दाश्त नहीं होता था। इनकी गोद में सुकून ही सुकून था, जैसे पुराने जख्म भरना शुरू हो गए हों। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इसके घर छोड़ने के कुछ अरसा बाद ही आयशा के ससुराल वालों ने अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी गई थी, मगर इसे अपनी गलती और गुनाह का एहसास तब हुआ जब 2 साल पहले वो खुद माँ बनने वाली थी। इसे इस हालत में दमला बहुत याद आई थी। किस बेदर्दी से इसने इसे कहा था कि वो अपने बच्चे का कत्ल कर दे। इसे खौफ सा महसूस होने लगा था। इसका खौफ हकीकत में बदल गया जब कुछ पेचीदगियों की वजह से इसने अपने बच्चे को खो दिया। औलाद का दुख क्या होता है, इसे इस लम्हे समझ आई थी। इसके बाद घर में इसकी औकात किसी पुराने फर्नीचर जैसी हो गई। आरिश, जो पहले इसका बहुत ख्याल रखता था, माँ और बहन की बातों में आकर बदल गया। 2 साल पहले इसने दूसरी शादी कर ली क्योंकि इसे औलाद चाहिए थी, जो आयशा अब नहीं दे सकती थी। वो अपनी दूसरी बीवी और 6 माह की बच्ची के साथ बहुत खुश था। वो लोग जर्मनी शिफ्ट हो चुके थे। कभी कभी मरवतन वो इससे बात कर लेता था, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं थी। वो इतने सारे रिश्तों में भी अकेली हो गई थी, ना औलाद थी ना शोहर। इसे दमला की तकलीफ का अब शिद्दत से एहसास होता था कि आरिश तो जिंदा सलामत है, इसके लौट आने की इससे अभी भी उम्मीद बाकी थी, मगर दमला, इसका शोहर तो बेहद मोहब्बत करने वाला शोहर, इससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया था। इस हालत में इसे सब अपनों की ज़रूरत थी, मगर उन्होंने इसे धुतकार दिया था, उल्टा इसकी औलाद को भी छीनने की कोशिश की थी। वो रातों को जाग जाग कर इसे याद करके रोती थी कि एक दफ़ा वो अगर मिल जाए तो इससे मुआफ़ी मांग सके। अबरार का कारोबार दिवालिया होने के बाद वो सब सड़क पर आ गए थे। घर जायदाद सब कुछ बिक गया। इसे ये जानकर शदीद तकलीफ हुई कि इसके अब्बू का घर और इनकी मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार, जो इनके यादगार था,
ان سے چھن گیا ہے۔ امی نے بتایا کہ اس سب کے بعد مسکان اور ابرار کے جھگڑے بھی بڑھنے لگے۔ گھر پہلے ہی بہت تنگ سا تھا جو مزید جہنم بن گیا۔ اسے رکشے میں دھکے کھانے کی اسے عادت نہیں تھی۔ ایک دن سڑک پار کرتے ہوئے تیز رفتار گاڑی نے اسے دور پھینک دیا۔ وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ اب نوکر چاکر اور عالیشان گھر تو تھا ہی نہیں جو اس کا خیال رکھا جاتا۔ اس کی امی اسے اپنے گھر لے گئی تو عائشہ مائکے میں آ گئی۔ پہلے وہ سسرال والوں کی خدمتیں کر کے آئی تھی، یہاں بھائی اور بھتیجے بھتیجی کی۔ امی کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، انہوں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، مگر تملا کے لیے وہ دن رات تڑپتی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی، آئندہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ عائشہ کی حالت دیکھ کر اسے تکلیف سی ہوئی تھی۔ آخرکار وہ اس کی بہن تھی جو اس کی لاڈلی رہی تھی، مگر اس کے الفاظ جو میر اور ماس کے لیے تھے وہ اسے کچھ بھی بھولنے نہیں دیتے تھے۔ اسے بہن پیاری تھی مگر اولاد سب سے زیادہ پیاری تھی۔ مسکان کی حالت جان کر اسے دلی سکون سا ملا تھا۔ وہ انسان تھی، فرشتہ نہیں، نہ ہی اتنی اعلیٰ ظرف تھی کہ ٹی وی ڈراموں کی آخری قسط میں رحم دل ہیروئن کی طرح اسے معاف کر دیتی۔ اس عورت نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اس کا گھر، اس کی عزت، اس کے بچوں کا سہارا، ان کے باپ کا نام، انہیں نقصان پہنچانے کی سازش اور حمائل سے نفرت، یہ سب وہ بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ مسکان کی سزا یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا تھا جس کے بعد اس کے چہرے کا دایاں آدھا حصہ بگڑ سا گیا تھا۔ دایاں بازو فالج زدہ ہو گیا اور وہ بالکل مفلوج ہو چکی تھی، نہ ٹھیک سے بات کر سکتی تھی، نہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی۔ اس کے دونوں بچے اس سے اب خوف کھاتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے۔ دوسروں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والی وہ شفاق عورت اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے رحم و کرم پر پڑی تھی۔ وہی باتیں، وہی طنز اب اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا جو وہ کیا کرتی تھی۔ اس کا بھی واحد رشتہ ماں اس کا آخری سہارا تھی۔ ابرار اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی رشتہ نبھا رہا تھا، مگر اس کی زندگی بھی اجیرن ہو چکی تھی۔ شامل کے کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، وہ سب خود ہی انجام کو پہنچ گئے تھے۔ دل کو انجانا سا سکون بھی ملا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی شامل غصے میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ اسے اور بچوں کو اب شامل کی ضرورت تھی۔ اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے مجرموں کو سزا پاتے ہوئے دیکھ چکی ہے۔ اتنی جلدی اسے انصاف مل جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لون میں کافی دیر سے امی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ امی چاہتی تھی وہ ان کے ساتھ کچھ دن رہے، مگر وہ پرانے زخموں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابرار یا عائشہ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے امی کو وہاں روک لیا تھا۔ بچے اسی خوشی میں اچھل کود کر رہے تھے کہ شامل اب ان کے ساتھ رہے گا۔ میں نے بہت مشکل راہ چن لی ہے امی، بس دعا کیجیے گا میری ہمت نہ ٹوٹے۔ انہوں نے اسے پیار کیا۔ میری بیٹی میری سوچ سے بھی زیادہ بہادر ہے۔ جو نیا رشتہ قائم کیا ہے اسے پوری ایمانداری سے نبھاؤ، خود غرضی مت دکھانا۔ اس کے ہاتھ تھام کر انہوں نے ایسے سمجھایا۔ سوری امی، اس نے دل میں سوچا، اب میں مزید دکھ نہیں اٹھا سکتی۔ اپنے بچوں کی خاطر، بدلے کی خاطر خود غرض ہی بنوں گی۔ ان سب نے مجھ سے میرے شوہر کی چھت چھینی، مجھے بے آسرا کیا، میرے بچوں کے وجود کو گالی بنا دیا۔ اب میں ان کو بتاؤں گی کہ اولاد کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آج نہیں تو کل یہ سچ کھل ہی جائے گا اور ان کو یقین بھی آ جائے گا کہ میر اور یلماز ان کا ہی خون ہے۔ اور جب یہ ندامت کا احساس ان کو گھیر لے گا، میں دونوں کو بلکہ تینوں کو ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لوں گی۔ اس نے حقارت سے سوچا، حمائل کے بچوں اور شامل سے دوری برداشت نہیں کر سکیں گے وہ لوگ۔ میں ان کو بہت دور لے جاؤں گی جہاں وہ سب ان کی آوازوں کو بھی ترسیں گے۔ اپنی بے بسی یاد آیا کرتی تھی تو وہ مزید پتھر دل ہو جایا کرتی تھی۔ اور پلوشا، تم بھی کبھی سکون سے نہیں رہو گی۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ وہ امی کو کمرے میں چھوڑ کر خود بچوں کو دیکھنے چلی گئی۔ آج اسے امی کے ساتھ سونا تھا، دل تو اسی چھوٹی بچی کا تھا جو ہر تکلیف، ہر چوٹ کے بعد ماں سے لپٹ کر روتے روتے سو جایا کرتی تھی۔ شامل کا کمرہ دھیرے سے کھولتے ہوئے اس نے کمرے میں جھانکا تو بہت خاموشی تھی۔ وہ اندر گئی تو کمرے کا حال دیکھا، سب کچھ بکھرا ہوا پڑا تھا، چادریں، کھلونے، تکیے، رنگ باکس، بیڈ کا بھی حشر نشر ہوا پڑا تھا۔ گہری نیند میں سویا ہوا شامل ان دونوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ دائیں جانب یلماز تھا اور بائیں جانب میر، دونوں نے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ منظر تو اس نے تب سوچا تھا جب اسے پہلی بار پتا چلا تھا کہ اس کے آنگن میں کوئی ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ اس نے کیا کیا خواب نہیں سجائے تھے، حمائل کے سنگ ایک مکمل اور خوشحال گھر، بچے جن کو ماں اور باپ دونوں کا پیار میسر ہو۔ مگر اس کی وہ خواہش تب پوری ہوئی تھی جب وہ 5 سال کے ہو چکے تھے۔ اکیلے زندگی سے لڑتے لڑتے وہ بھول گئی تھی کہ ان کو باپ کی بھی ضرورت ہے۔
शामिल इनको अपने सीने से लगाए बिल्कुल हमायल लग रहा था। इसका दिल मचला। आज जो निकाह हुआ था वो याद आया तो इसका दिल फिर से तार तार हुआ। आंसू फिर से बह निकले। वो इनके करीब गई और कपकपाते हाथों से शामिल के चेहरे को छूने की कोशिश की, मगर फिर हाथ खींच लिए। इसे अपने दिल पर अब काबू पाना था। इस पर कंबल ओढ़ाकर इसने नाइट बल्ब ऑन किया और कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। वैसे आप लोग शामिल की इतनी देर से शादी क्यों करना चाह रहे हैं? मतलब पहले शादी क्यों नहीं की? उधेड़ उम्र आदमी और इसी की उम्र की औरत मेहमान खाने में साथ बीजान और आगाजान के साथ महवे गुफ्तगू थी। असल में नौकरी रोजगार की तलाश ने इतना मसरूफ कर दिया था कि वो इस जिम्मेदारी को निभाना ही नहीं चाहता था। अब हम खुद चाहते हैं कि वो घर बसा ले। सारी जिंदगी यूं तो नहीं ना गुजारी जा सकती। सब ने बीजान की बात से इत्तफाक किया। इसलिए हम चाहते हैं कि बख्त खान की बेटी गुल वरेन का रिश्ता शामिल के लिए कर लें। अच्छी बच्ची है, देखी भाली और सुलझी हुई है। तुम्हारे खानदान की लड़की है, अगर तुम कहोगे तो बात चलाते हैं। डेढ़ आदमी मुस्कराया। जी आप पहले शामिल से बात कर लें, हो सकता है इसे कोई और पसंद हो। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, बात तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने कभी इस मामले में बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। ज़रताशा के मामले में कुताही हुई थी, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती वो भी नहीं थी। अभी तुमसे वैसे ही सरसरी सी बात की है। अगर शामिल ना माना या इसे कोई और पसंद हुई तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। बस वो घर बसा ले, हम सिर्फ इसे खुश दिखना चाहते हैं। काफ़ी देर इसी मौजू पर बातें करने के बाद वो लोग जाने के लिए तैयार थे। खारजी दरवाजे से जब वो दोनों मियाँ बीवी घर से चले गए तो इसी लम्हे चौकीदार ने एक और गाड़ी के लिए दरवाज़ा खोला था। वो गाड़ी देखकर मुस्कुराए। शामिल यूं अचानक वापस आ गया था, इनके लिए खुशी की ही बात थी। बीजान और वो मुस्कुराते हुए वहीं इसका इंतज़ार करने खड़े हो गए। लो भाई, आ गया तुम्हारा लाडला, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। गाड़ी रुकी और दोनों इस तक पहुंचे। शीशे स्याह रंग के टेंटेड थे। दरवाज़ा खुला और ड्राइविंग सीट से शामिल बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम, इसने दोनों से मिलते हुए कहा। वालेकुम सलाम बच्चे, आपको किसी से मिलवाना है। वो फौरन इनसे अलग हुआ, जैसे उजलत में हो। इसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला तो इनके हवास जैसे सुन हो गए। आंखें जैसे धोखा देने लगी थी। वो बेयकीन थे, हैरत थी, सदमा था। तुम? आगा जान ने बमुश्किल अपने हवासों को काबू में किया। वो पुर एतमाद से गाड़ी से बाहर उतरी। इसके पीछे पीछे जब दोनों बच्चे उतरे तो इनके हवास सही मानों में काम करना छोड़ गए। ये शामिल क्या है ये? वो गुस्से से बोले थे। इधर आओ। इसने एक हाथ में मीर का और दूसरे में यलमाज का हाथ थामा। बेटा सलाम करो, दादा दादी हैं आप लोगों के। बीजान की आंखें बेयकीनी से फैली। उन्होंने होठों को हाथों से ढक लिया ताकि सिसकियों की आवाज़ ना निकल सके। दादा मतलब बाबा के बाबा और दादी मतलब बाबा की मामा, इन्हें समझाते हुए इसने कहा तो मीर ने चहक कर सलाम किया। ये अलमाज अलबत्ता झिझक रहा था। मेरे बच्चे, हमाल की निशानियाँ। बीजान ने सवालिया निगाहों से शामिल की जानिब देखा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। मैं कुर्बान जाऊँ मेरी जान, मेरे बच्चे। वो दोनों को खुद में भेज कर रो दी। इतने सालों के बाद वो अपने हमाल के बच्चों से मिली थी, जिनके बारे में पता ही नहीं था कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। वो इनके सामने जिंदा सलामत खड़े थे। इन्हें दीवाना भर चुमते हुए वो अपनी सालों की दूरी का अजाला कर रही थी। यहाँ सब रोते क्यों हैं बाबा? मीर ने सवाल किया था। मेरे हमाल की निशानियाँ, मेरे बच्चे, दादी कुर्बान जाए, मुझे मुआफ़ कर दो मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी। इनके हाथों को चूमते हुए वो शामिल और दमला को भी दिल बर्दाश्त कर रही थी। इस पूरे घर में वो वाहिद थी जिन्होंने इस पर एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया था। आखिर तक वो इसकी ढाल बनी रही थी। इनसे इसे कोई मसला था ही नहीं। बाबा, ये रो क्यों रही हैं? शामिल, ये सब क्या हो रहा है? क्यों बोल रहे हैं ये तुम्हें बाबा? कहाँ से उठाकर लाए हो इनको? दमला ने अपने आंसू खींच लिए। वो एतमाद खड़ी रही, क्योंकि इसने कोई गुनाह नहीं किया था। ये मेरे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है मुझे ही बाबा बोलेंगे। वो पुरसकून से अंदाज में बोला था। इनको देखकर अरबाज भी वहां आ पहुंचा था। तुम्हारे बच्चे होश में तो हो? ये औरत मेरी बीवी है और इस घर की बहू है। इसने इन पर बम फोड़ा था। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरबाज दहाड़ा तो यलमाज दमला के पीछे चुप सा गया। इसे ऊंची आवाज से आज भी डर लगता था, क्योंकि वह आवाज़ें इसे असद की याद दिलाती थीं। लाला प्लीज आवाज़ आहिस्ता रखें, बच्चे सहम जाते हैं। इनको इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक वो इनके सरों पर ये धमाका कर देगा, इनको यकीन नहीं आ रहा था। दमला बच्चे, बेजान ने इसको गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, अपनी बेजान की याद नहीं आई? और इनको क्यों दूर रखा हमसे? मेरे जिगर के टुकड़ों को कैसे दूर रखा तुमने? मुझ पर तो थोड़ा सा तरस खा लेती। इसने होंठ भेजते हुए इन्हें गले से लगाया।
सांगा क्या कर रही हो, ये हमाल के बच्चे नहीं हैं। आगा जान ने इनको गुस्से से समझाना चाहा कि इनसे दूर रहें। सही कहा आपने, ये हमाल के नहीं अब मेरे बच्चे हैं, और ये औरत मेरी बीवी है। हमाल की बेवा और इसके यतीम बच्चों के साथ आप लोगों ने जो चाहा किया, क्योंकि वो खुद जो इनकी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं था। मगर मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए आप मेरे बच्चों को या मेरी बीवी को बेइज्जत नहीं कर सकते। अरबाज शामिल की जानी बढ़ा तो आगा जान ने इसे रोका। तुम हमारे एतमाद को किस तरह ठेस पहुंचा सकते हो शामिल? वो अभी भी बेयकीन था। इसी तरह जिस तरह आपने हमाल के एतमाद को रेसा रेसा कर दिया। अरबाज ने नफी में सर हिलाया। तो इसने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है? तुम्हारी गैरत पर तुफ है जो एक घर से भागी हुई औरत को। बस एक और लफ्ज नहीं, इसने हाथ के इशारे से इनको मुतनबा किया। लाला आप बड़े हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन अगर इस घर में किसी ने मेरी बीवी के साथ या मेरे बेटों के साथ बदसलूकी की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आगा जान ने हकारत से दमला को देखा जो पुरसकून सी खड़ी थी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना, लेकिन तुमने मेरा घर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बोलो क्या चाहिए अब तुम्हें? हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराई। शामिल तो है ना? मुझे शामिल चाहिए था, लाहौर वाला घर चाहिए था। सो मैंने दोनों चीज़ें ले ली। अब लाहौर वाला घर और आपका बेटा दोनों मेरी मलकियत हैं। आखिर इतनी बुरी औरत हूँ, इतना सा तो हिस्सा बनता था ना। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जो मर्जी सोचें। तबला बच्चे ये क्या बोल रही हो? ठीक कह रही हूँ बीजान, बहुत बुरी औरत हूं ना मैं। आपके नाम पर दबा हूँ, आप लोगों की इज्जत मैंने दो कौड़ी की कर दी, तो मुझ जैसी औरत से कुछ भी तवक्को रखिए। उन्होंने इसे अफसोस से देखा। तुम्हारी आंखें तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही बच्चे। वो इनसे नजरें चुरा गई। अभी के अभी इसे तलाक दो और बाहर निकालो इनको। इसने मीर को उठाकर प्यार किया और आगाजान की बात को जैसे नज़रअंदाज कर दिया था। यह आपका असली घर है, आपके बाबा का घर है। आओ विजिट करवाता हूँ। इसने जोर जोर से इस बात में सिर हिलाया। निकलो अभी के अभी। आगा जान अगर ये तीनों यहाँ से निकले तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा, और आप जानते हैं अगर मैं घर से गया तो वापस नहीं आऊंगा। इसका जवाब इन्हें शौकज़दा करने को काफ़ी था। वो सभी जानते थे अगर वो ये बात कह रहा है तो सच कह रहा है। वो इन्हें छोड़कर हकीकत में चला जाएगा, क्योंकि वो ये काम पहले कर चुका था। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? ये तीनों यहाँ नहीं रह सकते, ये कहीं नहीं जाएंगे। जवाब शामिल ने नहीं, बीजान ने दिया था। सांगा तुम कैसे? मैं इतने साल में अपने बेटे की परछाई देखने के लिए तड़पती रही। मैंने सबकी मिन्नतें की कि दमला को ढूंढ दे। मुझे अपने हमाल के बच्चे अपनी आंखों के सामने चाहिए थे, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी को मेरी तकलीफ नजर नहीं आई। आपकी आंखों पर पट्टी बंदी होगी, मगर मैं माँ हूँ। मुझे अपने बच्चे की निशानियां खुद से दूर अब किसी सूरत गवारा नहीं है। ना ही अब मैं शामिल से दूर रह सकती हूँ। बहुत अच्छा किया इसने दमला को अपनाकर, इसका मुकाम वापस दिलाकर। पहली बार उन्होंने फारूक खान के खिलाफ कोई बात की थी। इनकी मोहब्बत मिसाली हुआ करती थी। इनके दरमियान किसी बात को लेकर इनके बच्चों ने कभी इख्तलाफ राय नहीं देखा था, मगर आज वो इनके खिलाफ दमला के साथ खड़ी थी। वजह सिर्फ एक थी, औलाद की मोहब्बत, इसकी तकलीफ और जुदाई। यहाँ भी एक बार फिर औलाद की मोहब्बत शोहर की मोहब्बत पर गालिब आई थी। बीजान आप इस लड़की की तरफदारी में। चुप, बिल्कुल चुप, उन्होंने बुलंद आवाज में अरबाज से कहा था। दमला तुम इनको लेकर अंदर जाओ, बीजान ने इसे कहा। जाओ मेरा बच्चा, ममा आपको घर दिखाती हैं। दोनों को प्यार से देखते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किए। दमला इनका हाथ थामे अंदर की जानिब चल दी। मैं जानती हूँ फारूक कि आप किसी मासूम की जान कभी नहीं लेंगे, मगर आपको हमाल की कसम है कि आप इन बच्चों को और दमला को कुछ नहीं करेंगे। वो हैरत और अफसरदगी से अपनी बीवी की दीवानगी देख रहे थे। वो इनको सख्त अल्फाज पहले भी नहीं कहते थे, मगर अब तो मजीद एहतियात से काम लेना पड़ता था, क्योंकि इनकी तबीयत कुछ दिनों से वैसे ही खराब थी। अब दमला की वजह से एक और मसला आ खड़ा हुआ था। कान खोलकर सुन लो तुम अरबाज, अगर तुमने यगलबाज नहीं मेरे मीर के बच्चों के साथ कुछ गलत करने का सोचा भी तो मैं क़यामत वाले दिन कह दूंगी कि मेरे सिर्फ दो ही बेटे हैं, हमाइल और शामिल। वो शौकज़दा नज़रों से कभी शामिल को देख रहा था तो कभी बीजान को। इन बच्चों को वही मुकाम मिलेगा जो तुम्हारे बच्चों का है। ये दोनों किसी सूरत बलाच से कमतर नहीं हैं। ये मेरे मीर के बच्चे हैं जिन्हें तुम सब ने धुतकार दिया। तुम सब लोग अंधे हो जिनको इनके मासूम चेहरों में हमाल की परछाई नजर नहीं आ रही। वो दिल बर्दाश्ता सी हो रही थी तो शामिल ने इन्हें सहारा दिया। बीजान सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीर आपके पास वापस आ गया है। वो दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा कर रहा हूँ ना, आपका हमाइल अब आपसे दूर नहीं जाएगा। कोई मेरे बच्चों को कुछ नहीं कर सकता। आखिरी जुमला अदा करते हुए इसने अरबाज की जानी मैनिकेज और तंबिया करती नजरों से देखा था।
अंदर चले, इनके साथ खूब बातें करें, इन्हें प्यार करें, अपने दिल को ठंडक पहुँचाए। आपका हमाइल वापस आया है बीजान, आज कोई भी नहीं रोएगा इसके। इनके आँसू साफ करके इनके सर पर बोसा दिया। हमाइल, हाँ वो मेरे हमाइल है ना, छोटे हमाइल। इसका हाथ थामे वो घर के अंदर जाने लगी। आगा जान ये औरत, उन्होंने इसे इशारे से रोका। जज्बाती कदम मत उठाना, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसे मजीद कोई सदमा मत पहुँचाना। और शामिल, मैं इसे दोबारा नहीं खोना चाहता। मेरा बेटा मुझे इसी घर में चाहिए। वो कुछ साल पहले वाले फारूक खान होते तो शायद शामिल को भी घर से बाहर निकाल देते, मगर जरताशा और हमायल की जवानी की मौत ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी थी। वो किसी और की जुदाई के मुतहमिल नहीं हो सकते थे। अरबाज ने तो जैसे तैसे जब्त कर लिया था, मगर असल मसला गुलबाज का था, जिसे अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं था। अगर इसे पता चलता तो वो आसमान सर पर उठा लेता। शामिल को फिलहाल प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। न जाने इस औरत ने इसे क्या क्या पट्टियां पढ़ाई हैं। इसकी आंखों पर बंधी वो पट्टी हमें आहिस्ता आहिस्ता उतारनी होगी। और वो जो अपने बच्चे लेकर हमारे से मंसूब करने आ गई है, वो, उन्होंने गहरा सांस लिया। बच्चों को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस औरत के गुनाहों का वो नतीजा तो हो सकते हैं, मगर जिम्मेदार नहीं। कुछ दिन यहाँ रह लेने दो, अपनी माँ के साथ ही वापस जाएंगे जब शामिल की इससे जान छूट जाएगी। अरबाज मुठिया भेजता रह गया। इसके पास इनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो कमरा आज तक इसी तरह था जैसे वो छोड़ कर गई थी। हमाइल की चीज़ें वही थी, बस इसकी चीज़ें नहीं थी। आंसुओं पर जब्त करती हुई वो हर चीज़ को छूकर जैसे गुजरे लम्हात महसूस करने लगी। खिड़की खोलकर बाहर देखा तो वो झील सी नजर आई, जहाँ वो शाम को अक्सर बैठा करते थे। इसे हमाइल के और अपने कहकों की आवाज़ें इसी तरह आती हुई महसूस हो रही थी। मामा देखें बाबा, और इनके साथ भी बाबा। हमाइल और शामिल की एक साथ तस्वीर देखकर वो कंफ्यूज हुए थे। बेटा ये बाबा और इनके भाई हैं, बिल्कुल जैसे आप और मीरू। कमरे में दाखिल होते हुए शामिल ने यलमाज का सवाल सुनते हुए जवाब दिया था। तो ये कहाँ हैं? अगर वो दोनों खुद एक दूसरे के हम शक्ल जुड़वा ना होते तो शायद इनको समझाना मुश्किल होता कि बाबा और चाचू एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं। वो मुस्कुराकर घुटनों के बल इसके सामने बैठा और इसके हाथ से तस्वीर थामी। ये अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, जैसे आप गए थे बाबा। मीर ने झट से सवाल किया था। हाँ, इसके पास इससे ज्यादा जवाब नहीं था। आप इनको वापस बुला लेना। वो जख्मी सा हंसा। काश ऐसा मुमकिन होता। आप मिस करते हैं अपने मासी को जैसे मैं मासी को करता था। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। मीर को सीने से लगाते हुए इसने आंखें बंद कर ली। हाँ, बहुत मिस करता हूँ इसको, बहुत ज्यादा। तो आप इनको वापस बुला लेना, यलमास ने मशवरा दिया था। दूसरा हाथ बढ़ाते हुए इसने इसे भी अपने हिसार में लेकर प्यार किया। अच्छा चलो, अभी तो आप लोग थक गए होंगे, अभी सो जाओ। मैं गाड़ी से सामान निकलवाता हूँ, फिर यहाँ आपके खिलौने वगैरह सेट करते हैं। जज्बात पर काबू पाते हुए इसने इनको खुद से अलग किया और तस्वीर लेकर वापस साइड टेबल पर रखी। वो रास्ते में खाना खाकर आए थे, इसलिए इन्हें भूख नहीं थी। चाचू, बलाज भागता हुआ इससे लिपट गया था। इसके पीछे पीछे फरवा और जमीना भी आह पहुंची थी। दमला दमला चची। जमीना इसे पहचानते हुए इसके गले लग गई। कहाँ चली गई थी आप मीना? इसे खुशगवार सी हैरत हुई ये देख कर के वो कितनी बड़ी हो चुकी है। फरवा को वो ख्वाब की तरह याद थी, फिर भी वो इसे अच्छी तरह मिली थी। और ये बलाज होगा, है ना? इसे प्यार करते हुए वो मुस्कुराई। मामा ये कौन है? जरमीना ने दमला की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। इसे याद था जब इसे बताया गया था कि हमारे चाचू के यहाँ दो नन्हे नन्हे मेहमान आने वाले हैं। बेटा ये आपकी बड़ी आपी है जरमीना, ये फरवा आपी और ये बलाज आप। इनको लाला भी कह सकते हैं चाचू। मीना ने बेयकीनी से सवाल किया। जान तो वो चुकी थी कि वो दोनों हमाइल के बच्चे हैं आपी। इसने दोनों को प्यार किया। कितने क्यूट हैं दोनों, बिल्कुल एक जैसे हैं। आप इनको पहचानती कैसे हैं चची? वो दोनों इनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो चुकी थी। एक गालों को खींच रही थी, एक बार बार प्यार कर रही थी। यलमाज को अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मीर खुश था। बलाश देखो, आपके नए फ्रेंड्स आ गए। वो झिझकते हुए इनके सामने आ खड़ा हुआ। इनके नाम क्या है चचू? फरवा मीर को उठाने की कोशिश करते हुए बोली। जो कम बोलता है वो यलमाज है, जो ज्यादा टर टर करता है वो अवल मीर है। बाबा, मीर ने फरवा से दूर होते हुए से घूरा। ये आपके बच्चे हैं? बलहाज ने सवाल किया था। हाँ, इसने मुस्कुराकर कहा। ओह, तो फिर इसका मतलब ये हमारे साथ रहेंगे ना? इसकी उम्र का कोई बच्चा खेलने के लिए इसके साथ मौजूद नहीं था। वह इनके बारे में जानकर खुश हुआ था। हाँ, आपके साथ रहेंगे। जाओ, इनको अपना रूम और खिलौने वगैरह दिखाओ। इसने यलमाज का हाथ थामा तो इसने फौरन छुड़वा लिया। बेटा जाओ ना, ये आपका भाई है, इस घर में आपको अब साथ साथ रहना है। यलमाज ने नफी में सर हिलाया। क्यों बेटा, आपको घर अच्छा नहीं लगा? वो खामोश हुआ। बीजान के साथ अब लाला रुख कमरे में दाखिल हुई थी। तबला को इतने साल बाद अपने बीच पाकर वो थोड़ी जज्बाती सी हुई और इसके गले लग गई। कैसी हो?
जिंदा हूँ, मुस्कुराकर जवाब दिया गया, जो इसको अंदर तक झंझोड़ गया था। इस पर जुल्म करने में इसका हाथ नहीं था, मगर वो खामोश रहने वालों में शामिल होकर इसकी मुजरिम जरूर बन गई थी। दमला, कैसी हैं आप? इसने मरवतन सवाल किया था, मगर वह जवाब नहीं दे पाई थी। मीरू मासी, इनसे मिलो, ये है आपकी बड़ी मामा, जो आपसे बहुत प्यार करती हैं। इसके लहजे का तंज वो महसूस कर सकती थी। इसकी आंखें बच्चों को देखकर भर आई। इन्हें मिलते हुए इसे वो भयानक दिन याद आया था, जब वो सबके सामने गिड़गिड़ाकर इन बच्चों की जिंदगी की भीख मांग रही थी। भला जाओ, भाइयों को अपना खेलने वाला कमरा दिखाओ। मीर तो जाने के लिए तैयार था, मगर हमेशा की तरह यलमाज तमला का हाथ थामे वहीं रुका रहा था। शामिल, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, मैं खाना बनवाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है भाभी। वो कमरे से जाने लगी तो दमला ने इसे रोका। हमें भूख नहीं है, अगर कुछ चाहिए हुआ तो मैं खुद बना लूंगी। मेहमान नहीं हूँ। वो शर्मिंदा से निगाहें लिए वहां से चली गई। मीर के साथ खेलने को बेताब बच्चियां भी चली गई थी, मगर पसंद आया दादी की जान को? बीजान ने यलमाज के चेहरे को प्यार से हाथों में लेते हुए सवाल किया, तो इसने कोई जवाब नहीं दिया था। बीजान, ये थोड़ा रिजर्व रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता घुलता मिलता है। आपको बातें करनी है तो दूसरे तोते से करें, वो नॉन स्टॉप बस बोलता रहता है। मीरू जो है तो मीर की तो कॉपी होगा ना? इनकी आंखों में आंसू भर आए। मीर नाम रखा था तुमने? इसने इस बात में सर हिलाया। मेरे मीर का मीरू। वो मुस्कुराई। कितने साल बाद इनको हकीकी खुशी और इत्मीनान नसीब हुआ था, वरना हर वक्त वही तीनों बेसुकून किए रखते थे कि न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। ये अलमास को प्यार करते हुए उन्होंने हमाल को महसूस किया था। माजी, इधर आओ जल्दी, देखो इनके पास बड़ा सा कमरा है। इतनी ज्यादा टॉयज भी। शोर मचाता हुआ मीर कमरे में आंधी तूफान की तरह दाखिल हुआ था। मीर, नहीं ना, वो झिझक रहा था। गंदे बच्चे हो तुम। इसका बाजू थामे वो जबरदस्ती से अपने साथ ले गया था। लोगों से मिलने और इनके साथ हंसने बोलने पर इसे मजबूर करने वाली वाहिद मखलूक मीर ही था, जिसकी बात वो मान भी लेता था। मैं बता नहीं सकती शामिल कि तुमने मुझे क्या खुशी दी है। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। बीजान, ऐसा मत कहें, आप तो इस घर में हमारे लिए ठंडी छाँव हैं। दबला ने मुस्कुराकर इनके हाथ थामे थे। मैं तुमसे कुछ भी सवाल नहीं करूंगी बच्चे। तुमने इतने साल कहाँ गुजारे, क्यों गुजारे? बस मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुम तीनों मुझे वापस मिल गए हो। मेरे हमाल की निशानियां तुमने मुझे वापस ला कर दी। अल्लाह तुम्हारी आजमाइशें कम करे मेरा बच्चा। इसे साथ लगाते हुए इन्हें जरताशा याद आई थी। अब इंशाल्लाह कोई आजमाइश नहीं आएगी बीजान, सब ठीक हो जाएगा, वो मुस्कुराकर बोला था। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।